नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में इसी माह शुरू होंगे 70 नए आरोग्य आयुष्मान मंत्री। सरकारी अस्पतालों में लगेंगी 230 रेडियोलॉजी मशीनें। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 230 से ज्यादा नई रेडियोलॉजी मशीनें लगाने का निर्णय लिया है, जिनमें सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मशीनें शामिल हैं। ये मशीनें पीपीपी मॉडल के तहत लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार 70 नई आरोग्य आयुष्मान मंदिर भी शुरू करेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नई मशीनों की स्थापना से मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। कहा कि अस्पताल पर मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार आवश्यकता के अनुसार आगे और मशीनें भी जोड़ेगी। दिल्ली के गरीब लोगों को पक्का मकान देगी रेखा सरकार। 15 जनवरी तक पूरे होंगे मरम्मत का काम। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत वर्ष 2008 से राजधानी में 14 स्थानों पर 52,584 फ्लैटों की योजना बनाई गई है। इनमें से मात्र 4833 फ्लैट ही आवंटित किए गए। आवंटित नहीं होने के कारण इनमें से अधिकांश जर्जर हो गए। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इनकी मरम्मत कर पात्र लोगों को आवंटित करने की योजना तैयार की है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक में रेखा गुप्ता ने सावदा घेरा क्षेत्र में स्थित 2416 तैयार फ्लैटों की मरम्मत कार्य 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। सुल्तानपुरी, द्वारका तथा भलसवा में गरीबों के लिए बने फ्लैट का भी मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। इनमें बिजली, पानी, सफाई व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया, जिससे कि शीघ्र गरीबों को फ्लैट आवंटित किया जा सके। दिल्ली को बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी बिजली। इस सर्दी में 6000 मेगावाट तक पहुंच सकती है मांग। सर्दी के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। पिछले वर्ष सर्दी के मौसम में अधिकतम मांग 5655 मेगावाट तक पहुंची थी। इस बार यह बढ़कर 6000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखकर बिजली वितरण कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नेटवर्क में सुधार करने के साथ ही बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बिजली की मांग का अनुमान लगाया जाता है। दिल्ली में बिजली की मांग में उतार चढ़ाव में मौसम की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए बिजली की मांग का अनुमान लगाने में मौसम पूर्वानुमान का भी उपयोग किया जाता है। बिजली की मांग का सटीक अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली सरकार ने नवंबर-दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट को स्थगित करने के दिए आदेश। प्रदूषण को लेकर लिया फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने नवंबर और दिसंबर में होने वाले सभी शारीरिक खेल आयोजनों को रद्द करने का आदेश दिया। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सलाह के बाद लिया गया। सरकार का कहना है कि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ खेल संघों पर भी लागू होगा। इस सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल तो फूटा सीएम रेखा गुप्ता का गुस्सा। एमसीडी के लापरवाह अधिकारियों की लगाई क्लास। दिल्ली के मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी जोन में विशेष तौर पर सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न तो यहां पर कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं और न ही मशीनरी चल रही है। ऐसे में सफाई की खराब होती व्यवस्था पर सीएम रेखा गुप्ता ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दे दी है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम निगम व दिल्ली सरकार के अधिकारियों व महापौर राजा इकबाल सिंह के साथ सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी। 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। लाल किला मैदान में तैयारियां हुई पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह 350वें बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस शाहीन बाग में पार्क की जमीन पर विधायक के अतिक्रमण का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। एमसीडी से रिपोर्ट तलब। शाहीन बाग में पार्क की जमीन पर विधायक के द्वारा अतिक्रमण का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। अदालत ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की है। स्थानीय निवासियों ने विधायक पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। उच्च न्यायालय ने एमसीडी को तत्काल रिपोर्ट पेश करने और अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने नवंबर-दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट को स्थगित करने के दिए आदेश। प्रदूषण को लेकर लिया फैसला।
ये दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने नवंबर और दिसंबर में होने वाले सभी शारीरिक खेल आयोजनों को रद्द करने का आदेश दिया। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सलाह के बाद लिया गया। में सरकार का कहना है कि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ खेल संघों पर भी लागू होगा। यह निर्देश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद लिया गया, जिसमें एनसीआर में खेल गतिविधियों पर रोक की सलाह दी गई है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय और खेल निदेशालय ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर सभी संस्थानों को इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। अल-फलाह ट्रस्ट में 194 करोड़ के संदिग्ध लेन देन पर ईडी सख्त, संस्थापक जावेद अहमद पर कसता जा रहा कानूनी शिकंजा। जी हां, ईडी अल-फलाह ट्रस्ट में 194 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की जांच कर रहा है। मैं ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। मैं ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि क्या यह लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। मैं ट्रस्ट के बैंक खाते सील कर दिए गए और आगे की जांच जारी है। मैं की हिरासत में सच उगल रहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और इससे जुड़े ट्रस्टियों के खातों में 2005 से 2019 के बीच करीब 194 करोड़ 75 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। दिल्ली और उत्तर भारत में एक साथ 200 जगह ब्लास्ट की फिराक में थे आतंकी। अब जेश आतंकी हंजुल्ला की तलाश में जुटी एजेंसियां। जो खुफिया एजेंसियों के अनुसार आतंकी दिल्ली और उत्तर भारत के लगभग 200 स्थानों पर एक साथ विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। मैं जैश-ए मोहम्मद के आतंकी हंजुल्ला की तलाश जारी है, जिसे इस साजिश का मास्टरमाइंड बना जा रहा है। मैं सुरक्षा एजेंसियों हाई अलर्ट पर है और संभावित खतरों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। मैं जांच में यह पता चला है कि सिलसिलेवार 200 बम धमाके करने की योजना उत्तरी भारत के राज्यों के लिए बनाई गई थी। इसके लिए आईएसआई ने फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा रहे आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए जैश-ए मोहम्मद के एक ऑपरेटिव को चुना था। मैं ट्रेनर, जिसकी पहचान हंजुल्ला के रूप में हुई, वह मुख्य आरोपित मौलवी ईरान अहमद के संपर्क में था। मैं जांच में पता चला कि उसी ने हंजुल्ला को फरीदाबाद मॉड्यूल के सदस्यों से मिलवाया था। ये तेरे नाम से जिलूं, तेरे नाम से मर जाऊं। दिल्ली में मेहर रंगत महोत्सव 2025 में कैलाश खेर ने बांधा समा। जी हां, मेहर रंगत महोत्सव 2025 में कैलाश खेर ने अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं कैनॉट प्लेस में आयोजित इस कार्यक्रम में कैलाश खेर ने अपने पिता की स्मृति में प्रस्तुति दी। मैं दैनिक जागरण इस आयोजन का मीडिया पार्टनर था। मैं दर्शकों ने उनके गानों पर जमकर नृत्य किया और लोक कला का आनंद लिया। मैं खेर ने संगीत को देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण बताया। मैं कहा था मेहर रंगत महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का। इसमें मशहूर गायक व पद्मश्री कैलाश खेर ने अपने सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव का आयोजन खेर ने अपने पिता मेहर खेर की स्मृति में आयोजित किया। एक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, उद्घाटन से पहले ट्रायल का इंतजार। 594 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में होगी पूरी। जे मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। मैं केवल उन्नाव हल्द्वानी सेक्शन में थोड़ा काम बाकी है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 1498 में से 1497 स्ट्रक्चर पूरे हो चुके हैं। मैं यूपीडा के अनुसार दिसंबर में ट्रायल पूरा होने के बाद जनवरी तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से कई जिलों के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बता दें कि मेरठ से बदायूं तक के प्रथम सेक्टर में 129 किलोमीटर की लंबाई में कुल बड़े 322 स्ट्रक्चर हैं। इनमें सिंभावली सहित सभी पर कार्य पूरा हो चुका है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम परीक्षण करके 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे पर 5 स्थानों पर लड़ाकू विमान उतारने योग्य स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसका प्रयोग आपात स्थिति में किया जा सकेगा। दिल्ली में कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री ने थमा आम आदमी पार्टी का दामन। दिल्ली के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान आम आदमी पार्टी यानी कि आप में फिर से शामिल हो गए। वह खान पहले भी आप के साथ थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनका वापसी से पार्टी को मजबूती मिलने की संभावना है। बता दें, आसिम अहमद खान केजरीवाल सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे थे। उन्हें 2015 में भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। दिल्ली वाले घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी। रन फॉर यूनिटी को लेकर कई मार्गों पर यातायात रहेगा बाधित।
जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ माया मुनीराम मार्ग से पीतमपुरा तक होगी, जिसमें 2000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कारण कई मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में महंगी हुई साफ हवा, दुकानों से एयर प्यूरिफायर का स्टॉक खत्म। दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना अब महंगा हो गया है। पोल्यूशन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए लोगों ने अब शुद्ध हवा के लिए एयर प्यूरिफायर का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक की दुकानों पर एयर प्यूरिफायर की डिमांड तेज हो गई है। स्थिति ऐसी है कि अब दुकानों से इसका स्टॉक तक खत्म होने लगा है। यही नहीं, ठंड की दस्तक के बीच अब गीजर और हीटर का स्टॉक भी नए नए फीचर के साथ मार्केट में उतर चुका है। ठंड बढ़ने के साथ ही इसका कारोबार भी गर्म हो जाएगा। राजधानी के बाजारों में नई तकनीक के हिसाब से अलग अलग कीमत के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। इनकी कीमत 4000 से लेकर 1 लाख रुपये तक है। पाकिस्तान से भेजा गया हथियारों का जखीरा, दिल्ली पुलिस ने तस्करों के साथ पकड़ा। ISI मॉड्यूल के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे इंटरनेशनल हथियार तस्करों को पकड़ा जिनका लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के साथ निकला है। दिल्ली पुलिस ने यह एक्शन ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ लिया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से सीधे जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी मॉड्यूल को खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में इंटर स्टेट हथियार तस्कर मॉड्यूल के 4 खास लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गैर कानूनी तरीके से बांटने के लिए बनाए गए एडवांस्ड विदेशी हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया गया है। दिल्ली NCR में 50% वर्क फ्रॉम होम, प्रदूषण की मार से और सख्त हुए ग्रैब 3 नियम, CAQM की WFH की सलाह। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैब की पाबंदियों को और सख्त करने का फैसला किया है। इसके तहत ग्रैब 3 में ग्रैब 4 की कुछ पाबंदियों को शामिल करने की सलाह दी गई है। इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह भी शामिल है। इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में कुछ मदद मिलेगी। NCR राज्य सरकार, GNCTD, सार्वजनिक नगर पालिका और निजी ऑफिसों के 50% कर्मचारियों के साथ और शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेने की अनुमति है। केंद्र सरकार के ऑफिसों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देने पर फैसला कर सकती है। दिल्ली NCR में शनिवार को AQI लेवल कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्थिति है। चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों के रियल वॉर टेस्ट के लिए किया, US रिपोर्ट। भारत को इस हमले के सीमा पार संबंध मिले और उसने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन धमकियां नाकाम कर दी गई। एक द्विदलीय अमेरिकी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल अपनी रक्षा क्षमताओं के परीक्षण और प्रचार के लिए किया। अमेरिका चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग की मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि इस संघर्ष में पहली बार चीन की आधुनिक हथियार प्रणालियों का वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों में HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली, PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान शामिल है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर कराते थे ऑनलाइन ठगी, दिल्ली पुलिस ने गैंग का किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने साइबर स्लेवरी के नाम पर होने वाली मानव तस्करी का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस की IFSO यानी साइबर सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया, जो भारतीय युवाओं को झूठे जॉब ऑफर देकर म्यांमार ले जाकर उनसे साइबर ठगी कराता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बबाना के रहने वाले दानिश राजा और फरीदाबाद के रहने वाले हर्ष के रूप में हुई है। 42 लोगों ने मिलकर ठग लिए 254 करोड़ रुपए, दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। साइबर ठगी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण पश्चिम जिले के विशेष ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर ठगी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण पश्चिम जिले के विशेष ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मॉड्यूल से जुड़े थे। इन सभी ने मिलकर अब तक 254 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की थी। फिर से चमकेगा चांदनी चौक, सीएम के फटकार के बाद शुरू हुई महासफाई अभियान।
जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नाराजगी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की सड़क को चमकाने का मेगा प्लान शुरू हो गया, जिसके तहत हाई प्रेशर जेटिंग मशीनों से डीप क्लीनिंग की जा रही है और अब अतिक्रमण रोकने के साथ साथ अनरजिस्टर्ड रिक्शा पर भी सख्ती की जाएगी। दिल्ली की शान चांदनी चौक अब जल्द ही अपना पुराना ग्लैमर वापस पाने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त हिदायत के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है और लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक की पूरी सड़क को चमकाने का मेगा प्लान शुरू हो गया है। दिल्ली में छात्र की मौत मामले में एनएचआरसी ने डीएम और डीसीपी को जारी किया नोटिस, जाने पूरा मामला। दिल्ली में 10वीं स्टूडेंट की मौत मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेंट्रल दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया। छात्र के परिवार ने स्कूल प्रशासन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस केस में गिरफ्तारी की भी मांग की है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कंप्लेंट में लगाए गए आरोपों की जांच करने और 10 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी किए। स्टूडेंट ने राजेंद्र प्लेस से मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाई थी। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के अगले दिन बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई। ठंड से बचने के लिए सीएम रेखा गुप्ता बांटेंगी इलेक्ट्रिक हीटर, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की खास पहल। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक हीटर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को वितरित किए जाएंगे, ताकि लोग लकड़ी और कोयला न जलाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने RWA से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल तो फूटा सीएम रेखा गुप्ता का गुस्सा, एमसीडी के लापरवाह अधिकारियों की लगाई क्लास। दिल्ली में खराब सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मैं डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने और कॉलोनियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, डीपीसीसी के नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2000 टीमें कर रही निरीक्षण। दिल्ली सरकार प्रदूषण के प्रति गंभीर है। डीपीसीसी के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें निरीक्षण कर रही है। सरकार नियमों का सख्ती से पालन कराकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि डीपीसीसी के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगेगा और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होगी। लगभग 2000 टीमें रोजाना फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रही है। करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका के विरोध में उतरा प्रिया कपूर का बेटा, कहा मामला अटकलबाजी और अनुमान पर आधारित। जी हां, प्रिया कपूर के बेटे ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका के विरोध किया। उनका कहना है कि यह मामला अटकलबाजी और अनुमानों पर आधारित है। इस विरोध में मामले को और भी उलझा दिया है। उन्होंने इस याचिका पर अपनी असहमति व्यक्त की है। प्रिया के 6 वर्षीय बच्चे की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कहा कि वसीयत पेश करने में कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि संजय का 12 जून को निधन हो गया था और वसीयत को 30 जुलाई को एक पारिवारिक बैठक के दौरान निष्पादक द्वारा पेश किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्षों की देरी के बजाय यह केवल 1 महीने का मामला था। प्रदूषण पर एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा, दिल्ली में PM10 को 24% तक बढ़ा देता है निर्माण और मलबा। एम्स की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में निर्माण कार्य और मलबा PM10 के स्तर को 24% तक बढ़ा देते हैं। निर्माण गतिविधियों से हवा में धूल और हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता खराब होती है। वे PM10 का उच्च स्तर सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए अध्ययन और सरकारी आकलन बताते हैं कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन डस्ट अब दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का प्रमुख कारणों में एक हो गया। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 6000 मीट्रिक टन तक CND उत्पन्न होता है। दिल्ली में बेसहारा गौवंशों का संकट गहराया, गौशालाएं क्षमता से अधिक भरी, नए का निर्माण 30 साल से लंबित। दिल्ली में बेसहारा गौवंशों का संकट गहराता जा रहा है। गौशालाएं क्षमता से अधिक भरी है, जिससे पशुओं की देखभाल मुश्किल हो रही है। पिछले 30 सालों से कोई नई गौशाला नहीं बनी है। समस्या के समाधान के लिए नए निर्माण और बेहतर संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि पशुओं को उचित आश्रय मिल सके।
उस दौरान सीएम ने नागरिकों से भी जहां तहां बेसहारा पशुओं को खाना खिलाने वाले नागरिकों को भी टोका तो विभाग को भी इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। वहीं परिणाम स्वरूप उस इलाके में करीब 1 माह तक निगम का विशेष अभियान चला और वहां से 400 से ज्यादा गायों को उठाकर गौशाला भेज दिया। लेकिन अब दिल्ली के नागरिकों के लिए गाय की समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली की वर्तमान गौशालाएं अपनी क्षमता से अधिक पर चल रही है और उन्हें अन्य गाय को लेने से इनकार कर दिया है। वकील से मिलना चाहता आतंकी जासिर बिलाल वानी, दिल्ली हाईकोर्ट का अनुमति से इनकार, याचिका खारिज। लाल किला विस्फोट मामले में सह आरोपी जासिर बिलाल वानी की अधिवक्ता से मिलने की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वानी ट्रायल कोर्ट का कोई ऐसा आदेश पेश नहीं कर सका जिससे उसकी अर्जी खारिज हुई हो। वानी पर लाल किला के बाहर आत्मघाती हमला करने वाले मोहम्मद उमर के साथ साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा पीठ ने कहा कि एनआईए मुख्यालय में वकील से मिलने की उसकी अर्जी को खारिज करने संबंधी ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश आरोपी नहीं पेश कर सका। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।